खाड़ी युद्ध किसको याद नहीं। खाड़ी युद्ध की तरह एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उसी खाड़ी के इलाके में। अब तक ईरान और इजराइल की वॉर थी जिसमें कोई डिसाइसिव विनर सामने आने की उम्मीद काफी कम थी, लेकिन अब अमेरिका घुस रहा है। अमेरिका जो एंट्री मार रहा है इस पूरे एरिया में, इस ईरान और इजराइल की वॉर में। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विन्सन पहले से खड़ा था। ये हम आपको पहले से बताते हैं कि यूएसएस कार्ल विन्सन वहां पर है। यूएसएस कार्ल विन्सन के साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि साउथ चाइना सी में था जिसका नाम है यूएसएस निमित्ज, ये भी मूव कर गया है। अच्छा, दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके साथ 4-5 शिप, पूरा स्ट्राइक ग्रुप साथ चलता है। नीचे एक सबमरीन भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नीचे एक सबमरीन भी हो, क्योंकि ये वॉर सिचुएशन है, हो सकता है नीचे 2 सबमरीन। तो पूरा आप समझिए कि 10 और 12 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 शिप्स, 4 सबमरीन, तो इसी स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। साथ में और भी मूव कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा एरियल रिफ्यूलर्स जो हैं वो मूव किए हैं। वो इस गल्फ रीजन में मूव किए हैं। अमेरिका के साथ में मूवमेंट्स और भी हैं। अभी कल शाम से तकरीबन यूएस एयरफोर्स हाई फ्रीक्वेंसी ग्लोबल कम्युनिकेशंस जिसे बोलते हैं HFGCS, इसमें बड़ी हाई एक्टिविटी दिख रही थी, अनयूजुअल मूवमेंट्स डिटेक्ट हो रही थी। इसका मतलब कि अब ईरान पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल तीनों इकट्ठे मिलकर हमला करेंगे। फ्रांस ने बोला अभी हम डिसाइडेड नहीं है, तो नेटो इसमें ज्वाइन नहीं कर रहा है। जर्मनी की कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, नेटो है या नहीं, लेकिन ये 3 तो जरूर हैं। ऐसे में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस समय है अमेरिका में। क्या बात कर रहे हैं? खबरों के अनुसार पाकिस्तान के जो एयरबेसेस हैं उनको यूज करने की बात हो रही है कि क्या पाकिस्तानी एयरबेसेस से अटैक किया जा सकता है ईरान पे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अमित रैना जी, एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। आप इनको देखते रहते हैं कई जगह पे, और जो ये बोल देते हैं होता जरूर है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये चीज के आसिम मुनीर वहां पहुंचे हैं, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं गल्फ के आसपास। क्या पाकिस्तान से ये बात की जा रही है? खबरें हैं, क्या पाकिस्तान से ये बात की जा रही है कि हम आपके एयरफील्ड यूज कर सकते हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान देने के लिए तैयार होगा? देखिए, ये जो टाइमिंग है आसिम मुनीर की यूएस विजिट की, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। गिवन दैट इतना बड़ा एक अटैक इजराइल ईरान पर प्लान कर रहा था और यूएस एक्नॉलेज करता है कि उन्हें पता था इसके बारे में, और उसके बाद आसिम मुनीर कोइंसिडेंटली उसी टाइम में यूएस में आ जाते हैं, तो एक कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है ये। और जिस हिसाब से वो सेंट्रल कमांड में जाके मिले हैं जनरल से, जिस हिसाब से बड़ी हश हश होकर मीटिंग्स हो रही हैं, पब्लिकली कुछ आ नहीं रहा है। एक पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, एक पाकिस्तानी जनरल यूएस जाता है तो उसको बड़ा बढ़ चढ़कर मीडिया बताती है, और इस मीट को लेकर चारों जगह खामोशी छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो हो रहा है, धुआं दबाने की बात की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान का अगर इतिहास देखें हम, और पुराना इतिहास है, आज का नहीं है कि कोई गैस करने की जरूरत है। जो इतिहास है, और अगर इतिहास से हम समझें, तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को अवेलेबल किया है यूएस को और यूएस अलाइज को उनके एनिमीज पे स्ट्राइक करने के लिए। वो चाहे फिर 79-80s में अफगानिस्तान के लिए रहा हो, फिर 26/11 के बाद अलकायदा के लिए रहा हो। तो एक पाकिस्तान आर्मी एक मर्सनरी आर्मी रही है, और पाकिस्तान स्टेट को वो यूज करती है अपने मर्सनरी एक्सपीडिशंस के लिए। गिवन दैट पाकिस्तान के इस समय इकोनॉमिक हालात भी बहुत खराब है, तो ये तो बड़ा पुरानी टैक्टिक्स रही है पाकिस्तान स्टेट की और पाकिस्तान आर्मी की, कि कॉन्फ्लिक्ट में अपनी सर्विसेज ऑफर करके डॉलर्स एक्सट्रैक्ट किए जाए। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अभी जो हो रहा है इस समय यूएस में, जो डिस्कशन इस समय चल रहा होगा, वो यही चल रहा होगा कि पाकिस्तान को कैसे यूज किया जाए। अगर जो ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो क्या पाकिस्तान को यूज किया जाए, और अगर यूज किया जाता है तो कैसे यूज किया जाए। राइट।
एक दो तीन डिटेल्स और हैं मेरे पास। वो डिटेल्स ये हैं कि यूएस नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर्स भी मेडिटेरेनियन के पड़ोस में हैं, जिन पर अमेरिका के यूएस के THAAD एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं। साथ में डिफेंस सिस्टम्स जो है नेटो के सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम, रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल्स दैट्स RAM, और दूसरा CIWS, ये मिसाइल सारे के सारे वहां पर तकरीबन करीब भेज दिया गया है। 80 एयरक्राफ्ट अमेरिका के अभी इलाके में ऑपरेशन एरिया में ऑपरेशनल है। एरिया इन द सेंस कि ईरान के आसपास, प्राइमरीली कतर, यूएई, इजराइल इस एरिया में ऑपरेशनल है। पाकिस्तान इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईस्टर्न से ये सारी डिप्लॉयमेंट्स अमेरिका की जो है या तो वेस्ट में या ईस्ट में या साउथ में, नॉर्थ में बहुत कम डिप्लॉयमेंट्स हैं और ईस्ट बिल्कुल खाली है। या तो ईरान या तो पाकिस्तान से होगा या इंडिया से होगा, क्योंकि यही 2 कंट्रीज पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान को यूज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां तालिबान है, हो सकता है यूज भी हो जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं। मुस्लिम उम्मा को धोखा देता दिख रहा है सर पाकिस्तान, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अयमन अल ज़वाहिरी पे जो हमला हुआ था वो भी पाकिस्तान से ही किया गया था। बाद में उसके अमेरिका बहुत सारी कहानियां बना गया कि एंड्योरेंस 24 घंटे का था ये, लेकिन किया गया था पाकिस्तान से। तो अब पाकिस्तान कौन सी राह पे चल रहा है? चाइना को छोड़ के पाकिस्तान अमेरिका के रास्ते में जा रहा है, अमेरिका की गोद में जाता दिख रहा है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को समझें तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को अवेलेबल किया है अगेंस्ट मुस्लिम उम्मा। और 2001 के बाद जो भी अफगानिस्तान में हुआ, ठीक है, ISI पीछे सपोर्ट कर रहा था तालिबान को, पीछे सपोर्ट भी दे रहा था, असाइलम भी दे रहा था, मगर साथ साथ वो अमेरिका को भी सपोर्ट दे रहा था तालिबान के खिलाफ, एक मुस्लिम उम्मा के खिलाफ। और ये कोई नई बात नहीं है। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और दूसरा, अगर आप बलूचिस्तान, जो ईरान वाला बॉर्डर बलूचिस्तान का है, उसमें जो एंटी इंसर्जेंसी ग्रुप जो ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है कि ये तो ईरान को भी पता है कि उनको पाकिस्तान का सपोर्ट है। और पिछले साल जो स्कर्मिशेस हुए दोनों के बीच, वो इसी रिटेलिएशन में थे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं एंटी इंसर्जेंसी ग्रुप को। तीसरा, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बड़ा विजिबल है। ईरान एक शिया थियोरेटिक स्टेट है और पाकिस्तान का शिया प्यार जो है ही नहीं, वो जग जाहिर है। कैसे उन्होंने जिन्नाह को सुन्नी बताने के लिए क्या क्या नहीं कर लिया, कैसे परसिक्यूशन हो रही है शियाज की, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में हो, चाहे खुद पाकिस्तान, हार्ड मेन लाइन पाकिस्तान में हो। तो ठीक है, अब वो 57 इस्लामिक देश में पाकिस्तान अपने आप को एक कैप्टन के रूप में दिखाता कि हम वी आर द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, but it has always made itself available against other Islamic nations. और जहां तक डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स की बात मूव हो रही है, चाहे वो निमिट्स हो, चाहे USS थॉमस हो, वो सब ईस्ट मेडिटेरियन में मूव कर रहे हैं। ये तो ये बड़ा ही पॉसिबल है। और देखिए, अभी एक रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ 27 मई के आसपास, जब आसिम मुनीर ईरान गए, और ईरान में कहा जाता है कि उन्होंने एक घड़ी गिफ्ट करी बगारी को, मोहम्मद बगारी को, और उसमें GPS ट्रैकिंग थी। इट मेड इजियर फॉर मोसाद टू गो एंड किल हिम। आफ्टर व्हाट हैपेंड विद पेजर बॉम्बिंग एंड वॉकी टॉकीज, अगर एक ईरानियंस ने अगर ऐसा गिफ्ट लिया तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। और अगर पाकिस्तानियों ने ऐसा गिफ्ट दिया है जिसमें GPS ट्रैकर अवेलेबल है, और तो कहीं ना कहीं एक साफ मंशा है, कि एक साफ क्लैरिटी है कि कहाँ किस डायरेक्शन में पाकिस्तान मूव कर रहा है। US को पाकिस्तान की आवश्यकता है, न सिर्फ ईरान के लिए, उनको इसलिए भी आवश्यकता है कि उनको इंडिया को एक काउंटर बैलेंस दिखाना है। हमारे रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया हो चुके होंगे, मगर आज भी उनको इंडिया को उनको इंडिया को जताना है कि आपका काउंटर बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, और उसके लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। नहीं तो एक US जनरल का स्टेटमेंट आना, जनरल माइकल का, कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट फ्रेंड और कोलैबोरेटर इन काउंटर टेररिज्म,
मतलब हाउ कैन ऑरिजिनेटर ऑफ टेररिज्म बी अ ग्रेट कोलैबोरेटर इन काउंटर टेररिज्म। तो ये एक कहीं ना कहीं मैसेजिंग दी गई है। और मैं अभी अगर आप देखें, अभी पाकिस्तान से जो सलाफीज है, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, कुछ स्टेटमेंट्स में अभी निजाम सेठी के भी देख रहा था, वो कह रहे थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सब झूठ को बढ़ बढ़ चढ़कर बढ़ाया, वो आज कह रहे हैं कि हमारा पैलेस्टीन से क्या लेना देना है, हमें पैलेस्टीन से रिलेशनशिप क्यों रखने हैं, अगर हम व्हाई कांट वी हैव रिलेशनशिप विद इजराइल। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश भी शायद बैकड्रॉप में करी जा रही है टू जस्टिफाई अगर पाकिस्तान को यूज किया जाता है अगेंस्ट ईरान। राइट। अच्छा सर, एक चीज कि अमेरिका पाकिस्तान ये एक दोस्ती तो मैं नहीं बोलूंगा, कन्वीनियंस है या मजबूरी की दोस्ती, या जैसे बोलते हैं मजबूरी का हाथ मिलाना, ये जो भी है, इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या इंडिया अमेरिका रिलेशंस में पाकिस्तान घुसता देख रहा है, कहीं गड़बड़ हो सकती है? नहीं, मुझे देखिए, अमेरिका के पास इस समय चाइना थ्रेट है, और जिस हिसाब से टैरिफ वॉर हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास इस रीजन में इंडिया से बढ़िया एलाई नहीं है टू काउंटर दैट चाइनीज थ्रेट। सो ये पाकिस्तान, ये यूएस को भी पता है, बट यूएस को ये भी पता है कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा, अब वो नजर उठा के बात करता है, वो रिएक्ट करता है, वो डिफाई करता है। अब यूएस किसी का दोस्त आज तक तो मैंने नहीं देखा है यूएस किसी का दोस्त रहा हो। आज 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 यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि हमारे दोस्त नहीं है, विच जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज थे पिछले 100 साल में। आज अगर वो कहते हैं, पिछले 75 साल के तो स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज थे ही थे, अगर वो आज कह रहे हैं कि हम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रेंडशिप कन्वीनियंस के हिसाब से होती है। अब उनको आज जो लग रहा है कि इंडिया डिफाइंग देम इस एंड दे वांट टू चेक दैट ट्रेट इन इंडिया कि आप हमें डिफाइन ना करें, तो मुझे लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान को यूज किया जाएगा। और दूसरा, इंडिया को अगेंस्ट ईरान यूज करेंगे भी नहीं, हम अलाउ करेंगे नहीं। और स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली इट मेक्स मच मोर सेंस टू यूज पाकिस्तान इफ इजराइल के जो सॉरी अटैक ईरान, और जो ईरान की न्यूक्लियर रिफाइनरीज है उन पर अटैक करने के लिए अ बेटर स्ट्रेटेजिक बेस पाकिस्तान है। पाकिस्तान और यूएस आर्मी की अंडरस्टैंडिंग मच बेटर है, दे हैव ऑपरेटेड फ्रॉम दोज बेसिस, दे अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ पाकिस्तान, दे नो हाउ आईएसआई ऑपरेट्स, और उन बेसिस के एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या, वो तो लॉजिकली यूएस के लिए इस समय पाकिस्तान एक बेटर कंट्री बन जाता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, वो दे विल ट्राई टू शो इंडिया कि आपके काउंटर वेट्स हमारे पास हैं, और अब वो चाइना तो हो नहीं सकता हमारा काउंटर वेट, तो इस खित्ते में, इस रीजन में अगर कोई काउंटर वेट वो यूज कर सकते हैं, जो 70 साल से वो यूज करते आ रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान है। बट मुझे नहीं लगता, गिवन द नीड फॉर इंडिया टुडे, गिवन द डायस्पोरा's influence in United States today, given our strategic importance to counter China, मुझे नहीं लगता कि it is worrying, but हाँ, it will continue to have its frictional points. राइट, इट विल कंटिन्यू टू हैव इट्स पॉइंट्स। एक चीज और फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर आपसे मैं, आगे हम क्या देखते हैं? ईरान की रेजिम डिसमेंटल, ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी ट्रूप मूवमेंट है, ये ट्रूप मूवमेंट आसानी से नहीं होती। पूरा स्ट्राइक ग्रुप तकरीबन 100 के आसपास, यूएसएस निमित्स, अगर अपने व्यूअर्स को ना पता हो तो बता दो, तो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 100 के आसपास प्लेन होते हैं इसमें। और हम 1990s में जो लोग स्टूडेंट्स थे या नौकरी कर रहे थे, उनको पता है एक अकेला किटी हॉक, यूएसएस किटी हॉक कितना डेंजरस हो गया था इराक के लिए, कि नेस्तो नाबूद कर दिया था। यूएसएस किटी हॉक 65,000 टन का था, और उस पर तकरीबन 60 के आसपास प्लेन आ सकते थे। ये यूएसएस निमित्स और यूएसएस कार्ल विंसन दोनों 1 लाख टन के हैं, तकरीबन 100 के आसपास प्लेन आ सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से 80 प्लेन लेकर चल रहा है यूएसएस निमित्स, और 80 से 90 के बीच में प्लेन है कार्ल विंसन के पास। स्ट्राइक ग्रुप है। आगे आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं? ईरान खत्म, ईरान के साथ साथ चेंज हो जाएगी वहां की पूरी, जैसे बोलते हैं कि देखिए,
नई लीड रहेगी? मुझे देखिए, इट इज नॉट इजी टू डू अ चेंज ऑफ रिजीम इन ईरान, ठीक है। और जब अगर अनलेस एंड अनटिल ईरान गोज द इराक वे कि यूएस इन्वेड करता है, टेक ओवर करता है, फिर एक नई गवर्नमेंट लाता है, तो अलग बात है। अगर वो नहीं होता है, चेंज ऑफ रिजीम इन ईरान इज नॉट पॉसिबल। देखिए, अगर आप करंटली ईरान में अगर आप देखें, तो हाल इवन वो सेक्शन जो जो इस्लामिक शरिया या इस्लामिक रूलर्स के खिलाफ है, जो करंट रिजीम है ईरान की, वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन भी जो इस सिस्टम के खिलाफ है, वो भी आज इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकला। देखिए, पेट्रियटिज्म में यू कैन नॉट डाउट एनी कंट्रीज नेशनल्स, और उनको पता है कि इस समय ईरान पे अटैक है, और ईरान पे अटैक करने के लिए वो सपोर्ट उनको रिजीम को देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रिजीम चेंज तभी हो सकती है अगर ईरान गोज इराक पे, जो मुझे आज की डेट में थोड़ा डाउटफुल दिख रहा है। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है ट्रंप की ओर से कि ईरान नॉन जो ट्रीटीज वो इंसिस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर डील्स को लेकर, जो न्यूक्लियर डील्स की बात कर रहे हैं, और एनरिचमेंट की डील्स के लिए जो बात कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज करने के लिए। सो अनलेस एंड अनटिल ईरान डज नॉट गेट टेकन ओवर, मुझे नहीं लगता कि रिजीम चेंज होने वाली है। इंटरेस्टिंगली एक बात मुझे और कई दिनों से बार बार याद आ रही है, मुझे लगता है 2-4 महीने से आ रही, जब वो पहले भी ईरान इसराइल के skirmishes हुए थे। कुछ जब हम छोटे होते थे तो एक वो मूवी आती थी, द मैन हु सॉ टुमारो, वो नॉस्ट्रेडामस पे जो नॉस्ट्रेडामस की जो प्रोफेसीज को लेकर जो बुक है, उस पर एक किताब बनी थी, और हालांकि डेट लाइन्स बहुत ही ऑफ लिमिट है, बट वो जो मेजर एक वॉर प्रिडिक्ट करता है, वो प्रिडिक्ट करता है समवेयर फ्रॉम ईरान एंड अटैकिंग ऑफ यूएस। अब क्या ईरान की आज वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लगता तो नहीं है। बट ये जरूरी नहीं है कि आज आपको न्यूयॉर्क को अटैक करने के लिए आपको इन्वॉल्व करना है यूएस को। इतने सारे जो फ्लीट्स और फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स घूम रहे हैं, उन पे अटैक इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो are we moving that way? I really don't know, and I hope not. But yes, I answering your basic question, I do not see a change in Iran regime unless and until Iran gets taken over. राइट। वो नॉस्ट्रडेमस की जो बुक है उसी में थर्ड एंटी क्राइस्ट का जो जिक्र है, जो कहीं इस मिडिल ईस्ट से आता है, जिसका नंबर 666 बताया गया। ये एक जैसे बोले कि ऐसी कोई चीज है इससे मिलती जुलती है, या क्योंकि नॉस्ट्रडेमस ने भी बड़ी सारी प्रेडिक्शंस जो की है बड़ी बड़ी वेग सी हैं, मिलती जुलती हैं, और कई जगह उसने भ्रामक भविष्यवाणियां भी की हैं। सर अगर बाय चांस हो या ना हो, वी डोंट नो, पता है आपने बहुत अच्छा, बहुत सही, मैंने शॉर्ट टुमारो बड़ी सही बात मुझे भी याद दिला दी। तो एक चीज सर कि यहाँ से आप इंडिया ईरान रिश्ते कहाँ जाते देखते हैं? क्योंकि इंडिया का स्टैंड इस समय तो बहुत क्लैरिटी में नहीं है। क्या चाबाड़ इंडिया, कर पाएंगे? चाबाड़ को देखिए, इंडिया के लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम है, इसलिए क्योंकि हमने अभी काफी देर से बैलेंसिंग एक दोनों तरफ से कर रखी थी। विद यूएस, अगर यूएस मोर इन्वॉल्व होता और ये एस्केलेशन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा। वी विल बी फोर्स टू टेक ए स्टैंड, और वो हमारे लिए बड़ा ही, देखिए, हमारे लिए ईरान चाबार पोर्ट है, हमारे लिए ऑयल, हमारे लिए एनर्जी सप्लायर है, हमारे लिए गैस सप्लायर है। तो और उधर हमारी यूएस पे डिपेंडेंसी है, इसराइल के साथ ग्रेट रिलेशनशिप्स है। तो हमारे लिए डेफिनेटली एक बड़ा ही चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाला है। और अगर ये एस्केलेट होता है, तो मुझे लगता है कि गिवन करंट सिनेरियो, आवर टिल्ट विल बी मोर टुवर्ड्स यूएस एंड इजराइल, अनलेस वी pull out some magic out of the sleeve and try to remain neutral, which will get difficult with every passing day. हर दिन गुजरने के बाद ये और मुश्किल होने वाला है ये न्यूट्रल स्लीप करना। और अगर बलूचिस्तान को यूज किया जाता है एंटी इजराइल, एंटी ईरान ऑपरेशंस के लिए, तो चाबार वाबार तो भूल ही जाइए आप काफी समय के लिए। तो मुझे लगता है हमारे लिए भी एक दुविधा का समय है, हमारे लिए भी चैलेंजिंग का समय है कि हम इस टाइट रोप को कैसे वॉक करते हैं। हम करते आए हैं, बट जिस हिसाब से सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं एवरी डे, it is getting difficult for us to manage that. I think we will ultimately have to side with US and Israel
जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अनलेस वी डू सम मैजिक। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। ये जो वॉर के बादल मंडरा रहे हैं और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव कर रहे हैं, ये अगले 2 से 3 दिन में ये वहां पहुंच जाना चाहिए यूएसएस निमित्ज, और उसके बाद हमें कुछ दिखेगा मतलब हो सकता है डायरेक्ट हमला हो ईरान पे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ जरूर दिखेगा। जैसे सर ने बताया देखिए, इजराइल की अकेले की कैपेबिलिटी नहीं है ईरान में रिजीम चेंज करने की, ये हमको मान लेना चाहिए। और क्या यूएस इंटरनली मोबिलाइज कर पाएगा लोगों को रिजीम चेंज करने के लिए? जिस हिसाब से अभी रिएक्शंस इंटरनली ईरान से आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है। तो उस फ्रंट पे तो हमें नहीं लगता है कि रिजीम चेंज होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल सिनेरियो चेंजेस एंड Iran gets taken over like the way Iraq was, then we have a different story to say. सद्दाम हुसैन टाइप कोई गेम, वही एक तरीका है रिजीम चेंज करने का। बट आई डू नॉट सी व्हाई शुड यूएस गेट इन्वॉल्व इनटू सच अ गेम, मतलब इट हेल्प्स देम इन नो वे। और गिवन दैट इरानियंस हैव नो लव फॉर यूएस, देखिए इतिहास भी है ना, आपने वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के रिजा शाह को लाए, आपका भी कुछ 75 साल का इतिहास कोई ईरान में कोई ब्रिलियंट नहीं रहा है। और अगर ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ तो उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं यूएस की थी। तो यूएस भी कोई ग्रेट फ्रेंड नहीं देखा जाता है ईरानियंस का। तो मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है, बट यू नेवर नो। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।